बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं ना सेकंड ईयर की गाइडलाइन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हम करने लगे हैं ना, वो हम करने लगे हैं रीनल फिजियोलॉजी की गाइडलाइंस। तो अब रीनल के अंदर अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँ तो हमारे पास ये इतने सारे चैप्टर्स हैं। इसमें से ना ये चार जो चैप्टर्स हैं ना, 26, 27, 28, 29, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। और बाकी ये 31 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब में से सेलेक्टिव चीज़ें करनी होती हैं। बारी बारी मैं बताते जाऊँगा कौन कौन सी चीज़ें करनी है। मैं वो गाइडलाइंस दूंगा जो कि ना आपको, यानी अगर आप मीडियोकर हैं तो आप उस पर तब भी अमल कर सकते हैं। अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस पर ही अमल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ना यहाँ पे सबसे पहले ये ना पेज लगाया हुआ है जिसके अंदर सारे पास्ट पेपर जो रीनल से सवाल है ना, वो एक ये हो गया। और इसी की ऑपोजिट साइड जो है ना, यहाँ पे ये आपके पास ये सारे पास्ट पेपर्स के सवाल जो आए हुए हैं ना, वो हो गए हैं। इस पेज के अंदर से क्या करना है आपने आपने इस पेज के अंदर से सिर्फ और सिर्फ ना ये वैल्यूज़ जो है ना सारों की दी हुई, इस सबको रीड करके सिर्फ वैल्यूज़ को याद करना है। और यही वैल्यूज़ यहाँ पे इधर इस टेबल के अंदर भी दी हुई हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से ट्रांससेलुलर फ्लूइड करना है, यहाँ से आपने एजिंग का इफेक्ट देखना है बॉडी वेट के ऊपर और बॉडी वाटर के ऊपर। उसके अलावा जेंडर का इफेक्ट देखना है। उसके बाद ना आपको ये मैंने यहाँ पे ना बताया हुआ है कि टोटल बॉडी वाटर उसकी किस तरह की कंसनट्रेशन सारी की सारी उसके अंदर आपने ये देखना है, लाजमी देखना है। इससे MCQs पिकअप होते हैं। तो ये आपके पास हो गया। इधर से आपने ये देखना है, हेमेटोक्रिट वाली बात को देख लेना है, हेमेटोक्रिट की नॉर्मल वैल्यूज़ देख लेनी है। उसके बाद इधर से ऑस्मोलैरिटी की नॉर्मल वैल्यूज़ देख लेनी है। और ECF और प्लाज्मा के अंदर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है ये यहाँ से देख लेना है। इंडिकेटर डायल्यूटर प्रिंसिपल पूछ लेते होते हैं, ये यहाँ डेफिनेशन है इसकी, ये डायग्राम करनी है साथ में और ये फार्मूला कर लेना है। उसके बाद ये वाला टेबल लाजमी कर लेना है। ये सारी बातें वही उसी टेबल के अंदर उन्होंने सारी बातों को समराइज़ किया हुआ है। रीड करना चाहे कर लें। इधर से बस आपको एक्स्ट्रा में ये बताओ सोडियम स्पेस या इनोलिन स्पेस क्या होती है। उसके बाद फिर ये आगे जो स्टार्ट हो जाता है ना सारा का सारा, इसके अंदर अगर हम देखें ना तो ये सारा बस वही पुरानी बातें हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ ऑस्मोलैरिटी का डिफरेंस आना चाहिए। इसके अलावा आपके पास हाइपर ऑस्मोटिक, हाइपर ऑस्मोटिक और ना हाइपर ऑस्मोटिक और आइसो ऑस्मोटिक, इन तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑस्मोलैरिटी और टोनिसिटी का डिफरेंस पता होगा क्या होता है। इसके अलावा आपके पास ना आपको इन तीनों की आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक की एग्जांपल्स का पता हो। ये सब क्योंकि MCQ में बातें आती हैं। अच्छा, एक आपने ना BRS को लेना है। BRS के अंदर ना आपके पास ये एक टेबल बना हुआ होगा, ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा, ये वॉल्यूम शिफ्ट्स वाला। ठीक है, ये टेबल लाजमी करना है आपने क्योंकि यहाँ पे भी ये आता होता है। उसके बाद ये सारी बातें बहुत फजूल हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो जो मैंने अभी स्टार्ट में ना, बल्कि ये बाद में मैं बताता हूँ, ये अगले चैप्टर से रिलेटेड है, अभी इससे रिलेटेड नहीं था। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने 5% ग्लूकोज सोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह उसने ना आपकी मदद करनी होती है या किस उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, ये टेबल वही जो मैंने अभी BRS से बताया है ना, उसको इसके साथ मिला करके लेगा। वही 4 कंडीशंस हैं, बस उन्होंने उसका नाम थोड़ा डिफरेंट करके और अंदर उसकी कॉजेज़ और भी कुछ बताई हैं, तो ये देख लेना। बाकी इस सारे को रीड कर लेना। मेजर सिर्फ और सिर्फ ये जो कॉजेज़ होती हैं ना, यही कॉजेज़ ही पूछी जाती हैं और कुछ नहीं पूछा जाता। हाँ, ये बात की जाती है कि अगर आपके पास ना हो जाए हाइपोनाइट्रीमिया, इसको ना हमने ट्रीट करना है, उसके लिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस डालने हैं। लेकिन अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस जो है ना, वो आपके पास ना आपने फौरी तेज़ी से नहीं डाल देना, आहिस्ता आहिस्ता डालना है। उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है वो यहाँ लिखी हुई है, तो ये देख लेना है। इसके अलावा आपके पास ना सेम उन्होंने हाइपरनेट्रीमिया की करेक्शन के बारे में भी बताया हुआ है। उसके बाद इंट्रासेलुलर एडीमा, ये आपको इंट्रासेलुलर एडीमा का मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ये मैं अपनी PDF बना दूंगा, उसमें ये सारी चीज़ें भी देख लीजिएगा। ये सेलुलर एडीमा, इसी ये कॉजेज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये फार्मूला आपको आना चाहिए एडीमा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ना एडीमा का अगर हम देखें ना, तो एडीमा का मैंने यहाँ पे एक ये बनाया हुआ है पूरा का पूरा, ये मैंने फ्लो चार्ट एक बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें हैं, ये इन्होंने ना यहाँ पे ये सारा का सारा लिखा हुआ है, याद करना मुश्किल हो जाता है। इधर से अगर देखें, यानी अगर आपसे कंडीशन पूछ लें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एडीमा कैसे होता है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर आपके पास प्रोटीन लॉस इन यूरिन हो जाता है, डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन हो जाते हैं, डिक्रीज प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे क्या होगा, एबनॉर्मल लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लाज्मा इनटू इंटरस्टिशियल फेज, एक्स्ट्रा सेलुलर एडीमा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोई कह दे कि आपके पास ना विटामिन C की डेफिशिएंसी हो जाए, तो विटामिन C की डेफिशिएंसी से क्या होता है, आपके पास
कोएफिशिएंट जो है ना, जो कि परमेबिलिटी कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, तो कैपिलरी परमेबिलिटी का वो इंक्रीज़ हो जाता है, उससे क्या हो जाता है फिर वही एबनॉर्मली ना ये हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर यहाँ पे इन्होंने ये ना हाइड्रोसील एलिफेंटिसिस ये सारा बताया हुआ, और ये निमाटोड्स वाला इस चीज़ को भी देख लीजिएगा, एमसीक्यू में बोल रहे थे। इधर इन्होंने बताया हुआ कि हार्ट फेलियर के ना क्या इफेक्ट्स होता है, यानी हार्ट फेलियर किस तरह आइडिया होगा। तो 3 तरीके होते हैं, मैंने उन तीनों तरीकों को ना अलग अलग ना किया हुआ है, रीड कर लेंगे सारा समझ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे किडनी से किस तरह होता है, इसमें इन्होंने अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आपके पास ना प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं उससे एडीमा के डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन से, उसमें वही नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाली जो मैंने बात की थी। इसके अलावा सिरोसिस ऑफ द लीवर जो है ना, उससे किस तरह होता है, उससे यानी एब्डोमेन के अंदर एडीमा को हम एसाइटिस कह देते हैं, तो वो किस तरह होगा, तो उसका भी यहाँ फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो ये सारी आगे जो चीज़ें हैं ना, ये सेफ्टी फैक्टर्स 3 लिखे हैं यहाँ पे, और इनकी समरी याद सिर्फ समरी करनी है, बीच में से बस ये जो बातें कुछ मैंने लाइंस हाईलाइट की हैं ना, इनको रीड एक एक दफ़ा कर लेना। यहाँ पे पिटिंग एडीमा नॉन ये वाइवा में क्योंकि पूछी जाती हैं, ये सब ना सेफ्टी फैक्टर्स पूछे जाते हैं। ये डायग्राम भी देख लेना, ठीक है, इसके अंदर से ये चीज़ें आप पूछ लेते होते हैं, और पिटिंग नॉन पिटिंग एडीमा की भी पूछ लेते होते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे बातें फजूल है, इनको अब छोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट होता है ये आपके पास किडनी के फंक्शन, यहाँ पे एक एक लफ्ज़ लिख के उसके बाद उन्होंने ये पूरा का पूरा ना 2 पेज में इसको यहाँ तक किया हुआ है कि चाहो तो यहाँ से कर लो, लेकिन ना चाहो तो ना जेपी के अंदर बहुत अच्छा करके लिखा हुआ था, मैंने इसीलिए उसको ना ये इस तरह करके ना शॉर्ट लिस्ट कर लिया था। एक ही पेज पेपर में इतना ही लिखा जाता है, तो अगर आप देख लो ये तो आपके पास आपको यूँ समझ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चलें हम यहाँ से, बस ये कैल्शियम वाला जो है ना वो जेपी में नहीं लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ से ये देख लेना। फिर आगे ये सारी की सारी ना एनाटमी है, एनाटमी में पढ़ ली है किडनी, तो यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं तो एक एक दफ़ा रीड कर लेना, बस ये देख लेना। यहाँ पे इन्होंने ये प्रेशर से रिलेटेड बात की हुई है, ये देख लेना। बाकी इसके बाद बस रीड करते जाना, आपको बेसिक पता है नेफ्रॉन का सारा। मैक्युलर डेंसा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है, तो मैक्युलर डेंसा का पता होगा क्या होता है। ये हिस्टोलॉजी में अच्छे से मैक्युलर डेंसा आप पढ़ते होते हो, तो वहाँ से भी पढ़ लेना। फिर यहाँ से मेजर जो है ना, ये कॉर्टिकल और ना ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का डिफरेंस है, तो ये मैंने ये डिफरेंस बनाया हुआ है, बस इतना सही है, ये डिफरेंस कर लेना। और उसके अलावा नेक्स्ट बस ये सारी आगे सारे वही ना एनाटमी है सारी, बस यहाँ से आपको ट्राइगोन वगैरह और रूगी वगैरह ये सब एनाटमी में आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर पहले एनाटमी में पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा तो फिर इसको रीड लाजमी दे देना, वरना समझ नहीं आएगा जो आगे मेजर टॉपिक है। उसके बाद आ जाती है इनर्वेशन ऑफ द ब्लैडर, इसकी ये डायग्राम, इसके अलावा ये वाला सारी बातें यहाँ पे ना बहुत मिक्सअप करके लिखी हुई हैं। यहाँ से ये देख लेना कि किस तरह करके मैंने इसको लिखा हुआ, पेपर में इसी तरह लिख दोगे, साथ में ये डायग्राम बना दोगे तो मोर देन इनफ है। यहाँ से एक ये सवाल आ जाता है कि इनर्वेशन ऑफ द ब्लैडर, ये यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ से आपको नेक्स्ट चीज़ जो करनी होती है ना, वो आपको करनी होती है ये आगे ना उन्होंने अब यूरेटर की ना सारी की सारी बताई हुई है कि यूरेटर किस तरह ना सप्लाई होता है, तो ये यूरेटर की सप्लाई देख लेनी है कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का क्या यूरेटर पे इफेक्ट होता है, एमसीक्यू में बातें बहुत आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिफ्लेक्सेस लिखा हुआ है कि वेजिको यूरेटरल रिफ्लक्स लिखा हुआ है, वो यानी आपके पास ना ब्लैडर से वापस यूरेटर के अंदर जो चला जाता है ना यूरिन, उसको कहते हैं वेजिको यूरेटरल रिफ्लेक्स, ये किस तरह क्यों होता है। और दूसरा आपके पास यूट्रो रीनल रिफ्लेक्स लिखा हुआ है, यानी आपके पास ना यूरेटर की वजह से आपके पास पीछे ना किडनी के ऊपर जो अफेक्ट पड़ रहा है ना, उसे हम यूरेटर रीनल रिफ्लेक्स कह देंगे, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा आपके पास ना यहाँ पे साइटोमेट्रोग्राम है, यहाँ पे बहुत ना थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ और ये डायग्राम भी है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसकी आपके पास ये भी एक डेफिनेशन लिखी हुई है। बाकी ना इसको जेपी से देख लेना, मैंने उस जेपी वाले को ना यहाँ पे करके यूँ लिख लिया था, इसकी सारी डेफिनेशन हो गई, और इसके ये सारे सेगमेंट्स जो ये ग्राफ में दिख रहे हैं ना, इनकी सारे सारे में क्या हो रहा है बहुत अच्छे समझाया हुआ है उसने जेपी के अंदर। बाकी हाँ एंड भी इसका बस छोड़ दो, वहीं जेपी से लाजमी देख लेना। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर अगले पेपर के अंदर ना यही सवाल उठ के आया हुआ होता है। इसका ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स का फ्लो चार्ट ये जेपी वाला ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत अच्छे से रट लेना है। उसके बाद आपके पास ना ये कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ये 3 एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। अब इन 3 एबनॉर्मेलिटीज़ को थ्योरी वाइज भी याद कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस तरह इनके भी फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, यानी ये तो फीचर्स हैं इसके, बाकी ये सारा का सारा ना इसकी कॉजेज़ हो गई, और आगे ये क्या होगा कि ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस इसमें हो जाएगी। और ये इसका क्वेश्चन था सिनेरियो जिस तरह पूछा हुआ था, तो ये भी देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉनिक ब्लैडर, इसके अलावा एटॉनिक ब्लैडर के अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ना ये अगला जो है ये ना अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर, इसको स्पास्टिक या हाइपर एक्टिव ब्लैडर के नाम से भी ये पेपर में आया हुआ है। और ये सारा का सारा इस तरह करके ये पूरा का पूरा ये भी पूछा हुआ होता है। और तीसरा जो है ना हमारे पास वो कौन सा है,
ये है कैसे करें, ऐसे करता हूँ चलो। यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये ऑटोमेटिक ब्लैडर है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक ब्लैडर हो गया। तो ये ऑटोमेटिक ब्लैडर अच्छा। उसके बाद अगर हम ये सर लाजमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ना ये जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है ये ना इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है। वॉलंटरी कंट्रोल जो है वो ये होता है, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है पूरा का पूरा। ये वॉलंटरी कंट्रोल यहाँ से यहाँ तक है ये सारा के वॉलंटरी यूरिनेशन किस तरह होती है, तो ये भी आपको पूछा जाता है। अच्छा, इसके अलावा नॉकटर्नल मिक्चुरेशन ये सरसाकी बहुत पूछते होते हैं। एन्यूरेसिस भी कह देते हैं, बेड वेटिंग भी कह देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सारों से भी पूछ रहे थे। नॉक्चर्नल मैक्चुरेशन या नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस या नॉक्चर्नल एमिशन। नॉक्चर्नल एमिशन तो ना वो उतना दूसरे रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस पढ़ना है। इसके अलावा ये आगे जो है यहाँ पे कुछ इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये 4 डायग्राम्स देख लेना। इसमें ये देख लेना कौन कौन से सब्सटेंस है, जैसा क्रिएटिनिन से फिल्टर होता है, फिल्टर रीअब्जॉर्ब ये होते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपके पास ना फिल्टर भी होते हैं और कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये वाले सब्सटेंसेस जो हैं वो है ना फिल्टर होते हैं और फिर पूरी तरह स्क्रीट हो जाते हैं। तो बस ये नीचे भी सारी यही बात है। उसके अलावा आगे जीएफआर की डेफिनेशन हमारे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन था हमारा कि जीएफआर डिफाइन करें, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि आपके पास फ़िल्टर हो जाते हैं वो आपको बताओ, कौन से सब्सटेंसेस हैं जो फ़िल्टर नहीं होते हैं वो भी पता हो। और ये एमसीक्यू में बात आती है कि आपके पास ना ये वाले सारे के सारे तो ये आपको सारे आने चाहिए। यानी इस तरह भी था कि ना वो कैल्शियम जो कि प्रोटीन से बाउंड होता है ना, या लिपिड सॉल्युबल प्रोटीन बाउंड सब्सटेंसेस लाइक कैल्शियम वगैरह, तो यानी इधर अगर हम देखें ना तो इधर भी शायद कैल्शियम कहीं आए, देखो 50% कैल्शियम यहाँ लिखा है। 50% कैल्शियम जो कि प्रोटीन बाउंड होता है वो नहीं फिल्टर होता, बाकी हो जाता है। ये बात भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से अगली चीज़ जो पूछी जाती है, ये एक तो यहाँ से पूछा जाता है फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। फिर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पूछी जाती है, ये हमारे एमसीक्यू में आई हुई थी। तो ये देख लो, इसकी डेफिनेशन भी है, साथ में इसका फार्मूला से किस तरह आपने निकालनी है तो ये बताओ। आगे ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट लाजमी होना चाहिए आपको। इसके लिए मैंने यहाँ से ना ये ग्लोमेरुलस का निंजा का लेक्चर भी देखा था, इसका ये निंजा का लेक्चर भी आप देख सकते हो, वो अच्छे से समझा देता है और एक कॉन्सेप्ट आपका बैठ जाता है। तो निंजा का ये लेक्चर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का देख लेना, अच्छा सा है ये काफ़ी। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हमारे पास ना यहाँ ये जेजी ऑपरेटर्स का अक्सर पूछ रहे थे, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो ये 3 चीज़ें शामिल हैं, ये भी निंजा वैसे बता ही देता है। आगे देखें तो ये आगे बातें फजूल हैं कुछ इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमल चेन न्यूरोपैथी सरसाकी को बहुत पसंद है, इसको लाइपॉइड डिजीज़ भी कह देते हैं, इसका दूसरा नाम है। इसमें क्या होता है ये सारी यहाँ पे बातें आपको लाजमी आनी चाहिए। डिटर्मिनेंट्स बहुत पेपर का ना अहम सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फेवरेट्स वन ऑफ द फेवरेट्स है, इसमें आपको ये फार्मूला आता हो, इसमें वैल्यूज़ पुट करके करनी आती हो, इन सारी के नाम आते हों, इन सारे का बस ये बातें आपको पता हो तो बहुत है। अलग से ये फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट जो है ना, इसका ये सारा का सारा जो है ना, ये आपके पास ना आपको पहले तो वैसे एमसीक्यूज़ के लिए मेजर पढ़ता हूँ कि इसका डायरेक्ट रिलेशन है, इसका इन्वर्स रिलेशन है, इसका इन्वर्स रिलेशन है और इसका डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन ना नेक्स्ट आपको ना इनका ये नहीं, ये पूरा का पूरा आपको पता हो कि इसमें क्या क्या बातें लिखी हैं, क्योंकि ये अलग से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि आप बताओ कि रेना फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेशन ऑफ जीएफआर में क्या रोल है, इसका एलेबोरेट करो, तो ये आपको पता हो। इसी तरह आपके पास ना नीचे अच्छा हमारा पूरा पेपर में ये वाला सवाल आया था यहाँ पे करके, ये यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर ना ये आपके पास ब्लॉकेज हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो क्या होगा, तो ये सारी बातें ये हमारा पेपर का सवाल था। तो ये हमारे पास इसमें हाइड्रोनेफ्रॉस तक आपने ये सारी बातें बतानी है, ये हो गया। इसके अलावा आपको ये इफेक्ट्स पता हों, अच्छा ये काफ़ी ट्रिकी हो जाते हैं, इनको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट आपको पता तमाम तरह के शॉक्स के अंदर जीएफआर कम हो जाती है, ये सारी इधर उधर वाली बातें ना देख लेना एक नज़र। जीएफआर का तो ना अफेक्ट आपको उसके ऊपर तो खैर पता है, ये मैंने ना सरसाकी ने जो कराया था ना, एक सेकेंड, ये मैंने सरसाकी का जो लेक्चर था उसके अंदर सर ने प्रीलोड वही सारा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बातें बता देना वही सर ने इसके साथ रिलेट की हुई नहीं, प्रीलोड कॉन्ट्रैक्टिलिटी आफ्टर लोड, तो इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। ये डिफरेंट डिजीज़ के अंदर जीएफआर पे क्या अफेक्ट होता है। अच्छा इधर ना आपके पास ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी मीन्स होता है जिससे जीएफआर कंट्रोल होता है। इसका ना आपके पास इसकी ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। आर्टीरियल जो आपके पास ना वो होता है आर्टीरियल प्रेशर पे, एफरेंट आर्टीरियल और इफरेंट आर्टीरियल। ये जो इफरेंट आर्टीरियल वाला है ये फिर आगे 2 तरह से ना जीएफआर को कंट्रोल करता है। अगर माइल्ड होगी इफरेंट वाली रेजिस्टेंस तो ये जीएफआर को इंक्रीज़ करेगा, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये इस तरह करके जाके जीएफआर को कम करेगा। ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये बायफेजिक इफेक्ट होता है इसका,
ये वाली बात याद रखनी है। इस तरह ही करके यहाँ पे ना रीनल ब्लड फ्लो का ना हमने देखना है अफेक्ट। तो यूँ करके रीनल ब्लड फ्लो का अफेक्ट होता है जीएफआर के ऊपर। रीनल ब्लड फ्लो कम होगा जीएफआर कम होगा, रीनल ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो जीएफआर ज़्यादा होगा। किस तरह होगा वो सारा ये मैकेनिज़्म है। ये जीएफआर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद आपने ये टेबल जो है ना ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये टेबल से बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं। पीछे जो सारी बातें ना उसको इसने यहाँ पे समराइज़ बहुत अच्छे से किया हुआ है। इसके अलावा ये वो फिर कुछ कंडीशन थी जो निंजा ने लेक्चर में बताई थी जीएफआर के ऊपर इफेक्ट की, ये भी देख लीजिएगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ये आपके पास इसका जीएफआर पे जो इफेक्ट होता है, ये तो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है तो ये भी देख लीजिएगा। इसके अलावा आगे रीनल ब्लड फ्लो वगैरह इतनी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से हार्मोन्स और ऑटोकाइड्स हैं जो कि आपके पास इन्फ्लुएंस करते हैं, यहाँ से देख लो। ये वाले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर देखना हो ना तो वहाँ से देखना है, जेपी में भी दिए हुए हैं। जेपी के अंदर ना इन्होंने इस तरह करके शायद दिया हुआ ये जीएफआर जो वेजोडाइलेशन से कौन कौन सी चीज़ें जो बढ़ा रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो वेजो कंस्ट्रक्शन से जीएफआर को कम कर रही हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट ये भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, देख लो। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होगी तो क्या होगा, माइल्ड स्टिमुलेशन होगी तो जीएफआर पे क्या इफेक्ट होगा। ये कॉर्टिसोल जो है वो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो कॉर्टिसोल का भी यही वाला इफेक्ट हो जाता है। बस उसके बाद अगर हम देखें तो एंडोथेलिन का काम क्या होता है, तो एंडोथेलिन ने वेजो कंस्ट्रक्शन करा के जीएफआर करा होता है। एंडोथेलिन होता क्या है तो वो भी देख लो, आप लोगों ने ब्लड में वैसे पढ़ा होगा। ये एंजियोटेंसिन 2 का क्या रोल है, इसको रीड कर लेना, ये अच्छा है। ये सारा ये भी बहुत इससे कॉन्सेप्चुअल है, ये सारा बहुत कॉन्सेप्चुअल है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ब्रेडिकाइनिन के इफेक्ट क्या होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या इफेक्ट होता है, सारा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ये करना है लाजमी। उसके अलावा आपके पास ना फिर नेक्स्ट चीज़ जो सर को बहुत पसंद है वो है ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। अब ये जो ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक है ना, ये एक तो मैंने यहाँ पे वैसे बनाया था, ये इस तरह बनाया था यहाँ पे करके मैक्युला डेंसा वाला डीसीटी पे। तो सोडियम क्लोराइड की आपका डिलीवरी जो है उसको ये सेंस करता है। उसके बाद ना आपके पास ना ये इस तरह अगर ना जब सोडियम क्लोराइड कम हो ना अगर, तो ये इनको रिलीज़ करवाता है। ये आपको PGE2 रिलीज़ होता है, ब्रेडिकाइनिन करके डायलेशन कराते हैं, उससे आपके पास ना एफरेंट आर्टेरियल डायलेट हो जाते हैं ये। और दूसरी तरफ रेनिन से कंस्ट्रिक्शन आ जाता है इफ्रेंट की। ये जब कॉन्सेप्ट होगा सारा तो ये सारी बातें समझ आ ही जाएंगी। तो ये यहाँ से देख लो, ऊपर वाली ये बातें वैसे एक्स्ट्रा मैंने ना बस कहीं और से किसी रिसर्च पेपर ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये लेवल इस लेवल की नहीं है। उसके बाद देखो ना तो यहाँ पे ये वाला इन्होंने किताब वालों ने भी बनाया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। और ये कॉन्सेप्ट बच्चों का अक्सर ख़राब होता है, ये लाजमी है ना। यानी अगर जीएफआर पहले ज़्यादा है ना, तो जीएफआर अगर ज़्यादा होगा तो रीअब्जॉर्प्शन जो है ना वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो तेज़ी से गुजर रहा है आगे से, तो रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड जो है वहाँ पे ना ज़्यादा डिलीवर होगा मैक्युलर डेंसा पे, तो जीएफआर को आपके पास ना ओवरऑल अफेक्ट के अंदर ना इसके ज़रिए कम कर दिया जाएगा ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करना है। इसी तरह रिलेटेड दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हाई प्रोटीन डाइट अगर ले लें या फिर हाई ग्लूकोज जिस तरह डायबिटीज़ में रहती है तो क्या अफेक्ट होगा जीएफआर के कंट्रोल पे और रेगुलेशन पे। ये रेगुलेशन ऑटो रेगुलेशन होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़त्म। बाकी ये मैंने एक निंजा का लेक्चर भी लिया था, ऑटो रेगुलेशन का लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन खैर निंजा वाला जो है ना वो थोड़ा बहुत ना आपको कॉन्सेप्ट से उल्टा लगेगा, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा इसके लिए निंजा का लेने का। फिर आ जाती है रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब ये स्टार्ट वाला सारा का सारा जो है ना इसके अंदर उन्होंने ना इसके अंदर सिर्फ डायग्राम्स ये कर लेना, बाकी सारा रीड एक दफ़ा कर लेना और यहीं डायग्राम्स पे ना कोई इंपॉर्टेंट बातें एक्स्ट्रा हो तो लिख लेना। बाकी जैसा मैंने चीज़ें हाईलाइट कर लें, जैसे SLG ना ये LT1 होता है, SLG LT2 होता है, GLUT1 होता है, ये सारे जो हैं ये बातें इंपॉर्टेंट होती हैं तो इनको देख लेना। इसके अलावा बाकी यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ट्यूबुलर लोड की डेफिनेशन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन वो आनी चाहिए। रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज की डेफिनेशन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये आनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास उन्होंने कहा है कि ना ये सारी बातें ना बहुत ज़्यादा लिखी हुई हैं और ये इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट हैं भी नहीं, यानी सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट होगा तो अब जैसे ये डायग्राम्स देखते जाओ ना तो इसी में आपको सारे कॉन्सेप्ट के SGLT1 ने क्या करना है और GLUT ने क्या करना है, तो ये डायग्राम्स लाजमी देखते जाना। ये डायग्राम होगी ये वाली भी, यहाँ तक ये वाला चैप्टर जो है ना इसको मैंने तो यूँ किया था, यूँ करके ना समराइज़ कर लिया था कि ना हर लेवल ऑफ नेफ्रॉन के ऊपर कौन कौन से चैनल्स हैं, तो वो वाले मैंने इस तरह करके कर लिया, ऑल ट्रांसपोर्ट्स एंड चैनल्स के नाम से कर लिया था। तो ये देख लेना यूं करके, इस चीज़ को भी गौर से देख लेना।
अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें ना आगे जो ये चीज़ें आ आगे वाला ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा ना, इस चैप्टर में लंबा लंबा करके लिखा हुआ है। डायग्राम्स देखते जाओ सिर्फ, ये डायग्राम नीचे जो बातें हैं ना बिल्कुल फारी हैं, ठीक है, वही बातों को बार बार रिपीट किया हुआ है। ये देख लेना, इसके लिए लेक्चर जो बताऊंगा वो लाजमी ले लेना, तो ये नीचे वाली थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर एक दफ़ा रीड बस कर लेना। तो यहाँ पे ये देख लेना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सारे MCQs इन्हीं से बनते हैं। ये होगी डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम्स तो रट लेनी है। उसके बाद आपको पता हो PCT के लेवल पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, कौन से स्क्रीट हो रहे हैं, लूप ऑफ हेनले के ऊपर क्या हो रहा है, ये आपको सारे के सारे पता होगा। थिन डिसेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, थिक असेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, DCT के लेवल पे क्या हो रहा है। फिर आपको पता हो कि यहाँ पर लेट डिस्टल ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, ये सारी बातें आपको पता हों। अच्छा, ये चीज़ भी होगी। नेक्स्ट आ जाता है ये ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूलर बैलेंस। तो जितना ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूलर बैलेंस जो है ये वाला, तो ना सर कहते हैं कि ऑटो रेगुलेशन दो तरह से बताओ, तो एक ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक और दूसरा ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूलर बैलेंस। तो ये उसका फ्लो चार्ट भी होता है, तो ये देख लेना। बाकी ये दूसरी डेफिनेशन भी है इसकी, ये भी देख लेना। इंपॉर्टेंस इसकी पूछते हैं तो ये इंपॉर्टेंस इसकी यहाँ नीचे मैंने लिखी हुई है। अच्छा जी, फिर ये बाकी बातें फजूल हैं, बस ये डायग्राम और ये क्या कहते हैं करना है, ये बाकी आगे सारा फजूल है। हाँ, ये हार्मोन्स जो वाला जो टेबल है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, रट लेना, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, यहाँ से भी कर लेना। कुछ एक दो बातें यहाँ JP में भी एक्स्ट्रा होंगी, वो भी देख लेना। उसके बाद फिर आगे चलें तो हमारे पास ना यहाँ पे उन हार्मोन्स के काम है। तो ये अब आपके पास ना एंजियोटेंसिन 2 का ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सारी बातें इस डायग्राम में समझाएंगे, ये याद करना, इसको रीड बस कर लेना। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो ना ये डायग्राम जो है, ये सारा का सारा काम है वो ADH का काम बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी करनी है। इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्लियरेंस है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में बहुत पूछी जाती है, क्लियरेंस आपको आनी चाहिए। इसकी ये फार्मूला हमारा MCQ में आया हुआ था, वैल्यूज़ दी हुई थी और हमसे कहा हुआ था कि ना ये क्लियरेंस ना आप इसकी अब वो कैलकुलेट करो, तो फार्मूले आने चाहिए। ये इनोलिन क्लियरेंस जो है ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। क्रिएटिनिन क्लियरेंस भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, पूछा जाता है। यहाँ पे ना आप एनोलिन क्लियरेंस के अलावा बाकी भी कुछ क्लियरेंस मेथड्स हैं जो कि GFR को ना वो करने के लिए हैं, होती हैं, कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इनके नाम आने चाहिए आपको। फिर ये पैरा अमाइनो हिपोप्यूरिक एसिड PAH से आपके पास आप रीनल प्लाज्मा फ्लो करते हो, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये भी करना है। अब ये जो सारी ट्रांसपोर्ट पूरे चैप्टर में पड़ी थी ना, तो ये निंजा ने ना एक पूरा का पूरा ना इस तरह का बनवा दिया था ट्रांसपोर्ट का। तो आप वही निंजा की वीडियोस सारी की सारी देखना, मैंने बाकी सारी भी निंजा की वीडियोस इसकी देखी हुई हैं और उसके मैंने नोट्स भी बनाए हुए, वो मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन साथ साथ आपने ना ये उसकी एक ओवरव्यू वाली एंड में वीडियो होती है जिसमें वो सारा का सारा रिव्यू करा रहे थे। सारी वीडियोस निंजा की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, उसके अंदर आपको ये सारा का सारा मिल जाएगा। तो पहला पार्ट जो है मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, लंबा भी हो गया होगा लेकिन डिटेल्ड गाइडलाइंस थी हैं।